नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया गढ़वाल के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। तो रानी पोखरी पुल क्षतिग्रस्त मामले में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने किया निरीक्षण। जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की मांग। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ली सैन्य धाम निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने सैन्य धाम का किया डिजाइन पेश। कहा 500 लोगों की क्षमता का बनेगा म्यूजियम और ऑडिटोरियम। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सक्रिय। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को सह प्रभारी किया नियुक्त। मंगलौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लक्सर में एटीएम बदलकर खाते से मोटी रकम उड़ाने का मामला आया सामने। 1,60,000 रुपए किए पार। जांच के बाद एक आरोपी गिरफ्तार। और अलर्ट के बाद देहरादून में झमाझम बारिश। कपकोट में सड़क का 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त। तो मसूरी में जनजीवन अस्त व्यस्त। जसपुर में बारिश से हालत खराब। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला स्तर पर हुई प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भी बैडमिंटन में अपना हाथ आजमाया। साथ ही उन्होंने राज्य में नई खेल नीति जल्द लागू करने की भी बात कही। इस अवसर पर खिलाड़ियों को खेल जगत में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। देखिए, हमारे खिलाड़ियों को जब वो प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं या किसी बड़ी प्रतियोगिता के लिए जाना होता है तो बहुत सारे उनके पास अभाव होते हैं। हम नई खेल नीति बनाएंगे और यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का भी हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा उनका जो दैनिक जो उनका खर्चा है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ परिवहन निगम की बसों में किराया भी हम उनके लिए वो कर रहे हैं और उनको जाने के लिए और कई सारी जगह पर जिस प्रकार की भी सहायता होगी वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसी खेल नीति लाएंगे जिससे कि उनको खेल के बड़े उसमें जाने से, बड़े आयोजन में जाने से पहले, बड़ी प्रतियोगिता में जाने से पहले जिस प्रकार की भी आवश्यकता होती है हमारी नई खेल नीति उसको पूरा करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देवप्रयाग, तोता घाटी, तीनधारा, कौडियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्रनगर, फकोट और चंबा क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ मुख्य सचिव एस.एस. संधू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रानी पोखरी के टूटे पुल का निरीक्षण किया और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाएं क्योंकि हजारों की संख्या में लोग इस पुल के टूटने से प्रभावित हुए हैं। रावत ने पुल टूटने की घटना पर कहा कि राज्य सरकार इसे लेकर दोषी है क्योंकि पुराने पुल की स्थिति को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी नहीं भांप पाए और इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे लगता है कि ये पुल कोई ऐसा नहीं है कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया और पुल के पिलर नेचुरल वे में उसको सहन नहीं कर सके और उखड़ गए एक तरफ से। ऐसा नहीं है, पानी आया मगर पानी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है मुझे लग रहा है जो इस एरिया में खनन हुआ है आसपास में, पुल के आसपास में, उससे पिलर के एक तरफ को ही पानी आ गया और जब ये पिलर में ज़रा सा भी बल जाता है तो ये तो बैलेंस पर आधारित होते हैं पुल, तो पूरा पुल गिर गया। ये एक गौला में हुआ था। लगता है पीडब्ल्यूडी के लोगों ने गौला से सबक नहीं लिया और आज यहाँ ये रानी पोखरी का पुल टूट गया।
सैनिक कल्याण मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने सैन्य धाम निर्माण कार्य को लेकर समीक्षात्मक बैठक ली। कालिदास रोड से सैनिक कल्याण निदेशालय में इस बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक ने निर्माण कार्य की तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही अधिकारियों को जल्द सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने सैन्य धाम का डिजाइन भी पेश किया, जिसका संज्ञान लेते हुए विधायक ने डिजाइन को संशोधित कर दोबारा से तैयार करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि फौज के विमान, टैंक, तोपें सैन्य धाम की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही 500 लोगों की क्षमता वाला म्यूजियम और ऑडिटोरियम भी बनवाया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भाजपा भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा में अपने दावेदारी मजबूत करने में जुटी हुई है। और इसी क्रम में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को उत्तराखंड प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। सह प्रभारी बनाए जाने के बाद मंगलौर पहुंची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रेखा वर्मा ने कहा कि इस बार कार्यकर्ताओं को बूथ पर जाकर भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं को जनता के समक्ष रखना है और इस बार विधानसभा चुनाव में 60 से ज्यादा सीटों पर भाजपा अपना परचम जरूर लहराएगी। हम सब लोग अपने विधानसभा जितने भी विधानसभा में हैं उसमें कोई ना कोई नेता पहुंच के अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और बूथ कितना ज़्यादा मजबूत हो उस पर भी काम कर रहे हैं। बूथों का सत्यापन हो रहा है, हमारे पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं, हमारे बूथ के मेंबर्स बनाए जा रहे हैं। तो हम मजबूती से अपने भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में ले जाने वाले हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सोमेश्वर में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूजा अर्चना के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष किशोर नयाल ने पूजा अर्चना कर विधिवत ढंग से कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें 2022 में हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस का परचम लहराने का संदेश दिया गया। और इसी उद्देश्य को लेकर कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चुनाव की रणनीति भी तय की। आज विधानसभा सोमेश्वर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव हेतु 2022 में आगामी चुनाव इस प्रदेश में होने जा रहे हैं, उस चुनाव को लड़ने के उद्देश्य से और हमारे कांग्रेस की जो बैठकें हैं उस कार्यालय में संपन्न हो, वहां से चुनाव संचालित हो, इस उद्देश्य के साथ आज कार्यालय का विधिवत रूप से रिबन काट करके हमारे पूर्व में चुनाव लड़ चुके और पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र बाराकोटी जी के द्वारा चुनाव का उद्घाटन किया, कार्यालय का उद्घाटन किया गया। और साथ ही साथ हमारे विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी की किशोर नियाल जी के नेतृत्व में ये चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। देहरादून में आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली और केदारनाथ विधानसभा प्रभारी सुमत तिवारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर देवस्थानम बोर्ड के नाम पर तीर्थ पुरोहितों के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर निशाना साधा। लंबे समय से तीर्थ पुरोहित इस बोर्ड के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहित इस बोर्ड के खिलाफ प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर भेज चुके हैं। पूरे देश में अलग अलग बीजेपी के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। निश्चित रूप से मैं तीर्थ पुरोहित समाज, पंडा पुरोहित समाज से बिलोंग करता हूँ, उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ और लंबे समय से तीर्थ पुरोहित लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज के लोग और हक हकूदारी। और ये सरकार इतनी तानाशाही निरंकुश सरकार है कि जिनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। कभी बहाना बनाती है कमेटी बनाएंगे, कभी कहती है पुनर्विचार करेंगे, परंतु इस देवस्थानम बोर्ड के बहाने ये जनता को ठगना चाहती है, तीर्थ पुरोहितों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, पंडा पुरोहितों और हक हकूदारों के साथ कुठाराघात करना चाहती है और उनके अधिकारों को हनन करना चाहती है, संस्कृति को विलुप्त करना चाहती है। क्योंकि जो मंदिरों को नहीं मानेगा, मंदिर को आस्था को नहीं मानेगा, वहाँ के रीति रिवाज परंपराओं को जो सरकार नहीं मानेगी, उस सरकार का गर्त में जाना तय है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देवस्थानम बोर्ड को लेकर है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ढीला रवैया अपना रही है, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग किया जाए, अन्यथा इस बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी जल्दी ही पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। सरकार और
पंडा पुरोहित हक हकूकधारियों के बीच में जो सीधी वार्ता होनी चाहिए थी, उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाई पावर कमेटी नाम की बाधा खड़ी कर दी है। सरकार की मंशा साफ है कि वो देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी की मांग है कि देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग किया जाए। देहरादून में सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व शिक्षक महेंद्र सिंह नेगी, यूकेडी नेता शिशुपाल राजकुमार नेता सहित कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। एक समारोह में कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में माला पहनाकर इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर हरीश रावत ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए वो लोग बीजेपी के सदस्य रहे हैं। महेंद्र सिंह को भी कांग्रेस ने बीजेपी नेता बताया था, लेकिन इनकी दावों को खुद महेंद्र सिंह नेगी ने ही हवा निकाली। कांग्रेस में जो कांग्रेस से गए हैं या जो कांग्रेस का वोटर था वही वापस आ रहा है। और आज आप इस चेहरे को गौर से देख लीजिए इनके रूप में, और यहाँ जो चेहरे आए हैं उनके रूप में अधिकांश चेहरे वो हैं जो भाजपा के थे और आज भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। इसका मतलब है उत्तराखंड से भाजपा की विदाई का रणसिंगा बच चुका। कोई राजनीतिक सदस्य नहीं रहा। मैं 20 वर्ष सरकारी अध्यापक रहा और सरकारी कर्मचारी कभी किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होता। तो मैं एनजीओ के रूप में सामाजिक कार्य करता था। आज मैं पहली बार राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। हरिद्वार पुलिस ने पिछले दिनों कस्बे में हुई चोरियों का खुलासा किया है और इस दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। एसएसपी ने बताया कि लगभग दर्जन भर मुकदमा में वांछित अपराधी तौसिफ पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि दूसरा साथी फरार है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। भगवानपुर थानाधिकारी की इस उपलब्धि से खुश होकर एसएसपी हरिद्वार ने 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। दरअसल आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, तो वहीं पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन कर आरोपी तौसिफ को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। 457 इसमें जो है जो बंद घर पे जो है ताला तोड़ के चोरी करने वाले गिराव है ये। इसमें एक मुलजिम को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे लगभग 3 लाख का माल जो 100% रिकवर इसमें हो गया है। इनका नाम तौसिफ है और हमारा थाने में जो है इनका पहले भी मुकदमा है। इनका गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई किया है। इनका एक साथी है हसीम, वो जो अभी फरार है, उनका तलाश का कार्रवाई जारी है। लक्सर में एटीएम बदलकर बैंक खाते से मोटी रकम उड़ाने का मामला सामने आया है, जिसमें महक सिंह के साथ धोखाधड़ी कर एटीएम बदल दिया गया और खाते से 1,07,000 रुपए उड़ा लिए गए। कोतवाली ने मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लक्सर पुलिस ने कई जगह पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और आरोपियों की पहचान की, जिसके आधार पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का संस्कृति से लंबा जुड़ाव है, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर हर त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब जन्माष्टमी को लेकर नगर का क्लब मेहंदी प्रतियोगिता के मनोरंजन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो लगातार जन्माष्टमी तक आयोजित किए जाएंगे। आयोजक विनीत बिष्ट ने बताया कि हर वर्ष हुक्का क्लब में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे, पर पिछले कोविड के कारण कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। विगत वर्षों में भी हम श्री लक्ष्मी भंडार में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते थे, लेकिन कोरोना के कारण जो एक वैक्यूम पैदा हुआ था उसे दूर करने के लिए एक छोटा सा आयोजन श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब में किया जा रहा है, जिसमें आज मेहंदी प्रतियोगिता, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और कल शाम पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब के तत्वाधान में किया जाएगा। बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में ओजस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के चिकित्सकों द्वारा लोगों को परामर्श दिया गया। साथ ही लोगों को संस्था द्वारा निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया।
आपको बता दें कि बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों और व्यवस्थाओं की कमी से लगातार जूझ रहा है, जिसका नतीजा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में लोगों को सही समय पर उपचार नहीं मिल पाने के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसको ध्यान में रखकर शिक्षक राविंद्र चौहान ने क्षेत्र के युवाओं के साथ मिलकर ओजस वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया। आज राम भवन बाजपुर में जो ओजस सोसाइटी ने एक निःशुल्क कैंप लगाया है, जिसमें 7 तरह की स्पेशलिटी हैं। फिजिशियन है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, दांतों के डॉक्टर हैं। तो इसमें जो है जो लोग गरीब आदमी हैं उनको निःशुल्क सेवा मिलेगी। आजकल कोरोना ना के बराबर चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी डॉक्टर्स जो हमारे बाजपुर क्षेत्र के हैं और वो सब डॉक्टर जो हैं निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। एक अच्छी पहल है और इसमें लोगों को बहुत राहत मिलेगी। हमने वैश्विक महामारी के दौर में देखा कि लोग कितने परेशान हुए हैं। इसी को मद्देनज़र रखकर हमारे कुछ स्वयंसेवक हमसे जुड़े और जिसको लेकर हमने एक ओजस वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो गरीब या ज़रूरतमंद लोग हैं उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देना है। वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें 8 प्रकार के अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाया गया है और क्षेत्र में पहले से ही प्रचार प्रसार करके सभी क्षेत्रवासियों को इस हेल्थ कैंप के बारे में बताया गया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और कोविड के काल में लोगों को कुछ मदद की जाएगी सोसाइटी के द्वारा। हम आशा करते हैं कि पुलिस विभाग के लिए भी हम लोग ऐसा ही हेल्थ कैंप लगवाएंगे। मामूली बरसात के बाद सितारगंज पानी पानी हो गया। उप जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जलभराव से लोग परेशान हो गए। जहां एक और पहाड़ों में बारिश आफत बनकर बरस रही है, तो वहीं कई जगहों पर सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मलबा गिरने से कई स्थानों पर जनहानि भी हुई है। नदी नाले उफान पर तो हैं ही, कई गाड़ियां बह गई हैं। पहाड़ों के बाद अब मैदानी क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहे हैं। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित उप जिलाधिकारी कार्यालय, गैस एजेंसी और मुख्य सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोगों को आवागमन करने में भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में बारिश के कारण हालत खराब है। घर से निकलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। पानी निकासी का कोई रास्ता न होने से लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासियों की माने तो जलभराव ने परेशानियों को और बढ़ा दिया है। कई बार नगरपालिका चेयरमैन को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। इस पूरे मामले पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि लोगों की शिकायत आई है और जल्द ही ऐसी बस्तियों से पानी की निकासी के लिए समाधान किए जाएंगे। और चेयरमैन मेंबर जीत के बैठ जाओ, कुछ ना कर रहे, ना सड़क बन रही ना कुछ हो रहा। हमें निकलने की परेशानी, रात में सांप कीड़े सभी आम है। बताओ क्या होगा ऐसा? पानी भर जाता है, स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। रात में हम लोग यहाँ पे आते हैं और तमाम पानी भरा पड़ा है और हम लोग नमाज से ही बेकार हुए पड़े हैं। हमारे नमाज तक के कपड़े नहीं आते, दिन भर हमारा निकलना पड़ना। छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे मच्छी से मार रहे हैं, नहा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। जलभराव को देखते हुए ना ये शहर के जो बड़े बड़े नाले हैं उनकी सफाई तड़ीहार सफाई कराई गई है और वर्तमान में भी अगर कोई ऐसी स्थिति है तो जब उसकी व्यवस्था करा दी जाएगी जलभराव की सब। मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं कई सड़कें टूट गई हैं। नगरपालिका के आवासीय भवन में सड़क का एक भाग टूटने से मलबा और पत्थर आ गया, जिससे पालिका भवन क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही सरकार से मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे, साथ ही हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां रहने वालों के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था भी की जाए। और निर्देशित किया है कि सरकार द्वारा जो निम्न राशि इनको तुरंत दी जाए, इनके राशन की व्यवस्था की जाए। और जैसा कि इन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर 3 परिवार एक ही इसमें शिफ्ट कर रखे हैं जो उचित नहीं है, तो मैंने कहा कि इनके रहने की अन्य व्यवस्था जो है कराई चली जाए और अभी जो है उनको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।